हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने देखा था, हमने रिसेंटली बूट कैंप की सीरीज के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चंस डाले थे। किस चैप्टर के डाले थे? चैप्टर नंबर 9 के डाले थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम डालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर ये वाला चैप्टर डालो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कि नंबर फर्स्ट की तरफ से आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर इसके अंदर फिगर देखें, ठीक है, तो बिल्कुल देश देश प्रेम की भावना बिल्कुल फूट फूट के बाहर निकलेगी बिल्कुल। ठीक है, पर फिर भी रोक के रखना अपने अंदर। कंट्रोल कंट्रोल उदय तो कंट्रोल करो भाई। तो चलो अब देखते हैं केस स्टडी में क्या दे रखा है। केस स्टडी दे रखी है कि जीपीएस के बारे में ये केस स्टडी दे रखी है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेने देना कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर देखिए कि क्या एबीसी पार्ट को सॉल्व करने में कहीं इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, क्योंकि मेन काम तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कोई नंबर ना देने वाला आपको ये ऊपर वाली केस स्टडी पढ़ने के। ठीक है, नंबर मिलेंगे एबीसी के हिसाब से। और जो क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट देखो। ए पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। तो यानी कि एल और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जो एल वाला पॉइंट है, जब तक इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो चलो काउंट करते हैं। एल का एक्सेस से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5। ये तो यहाँ वाला पॉइंट कितना है? 5 है। और ऊपर वाला पॉइंट कितना दिखाई दे रहा है? तो यानी कि एल का जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक 10, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा है? ये कितना दे रखा है? 5। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 5,10। ठीक है, तो एल पॉइंट का पता चल गया, ऐसे बी पॉइंट का पता कर लो। बी पॉइंट का दे रखा है, वाई एक्सिस पे दे रखा है 0,7 पॉइंट है। तो काम खत्म हो गया भाई। तो हमें क्या करना है? एल और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो एल वाला पॉइंट कितना है? 5,10। बी वाला पॉइंट कितना है? ये पॉइंट दे रखा है 0,7। तो आप क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है सर? सर, जो एल और बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने लगा दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो इसके अंदर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 लगा भाई। 0 में से 5 घटा, स्क्वायर कर ले। 7 में से 10 घटा, स्क्वायर कर ले। 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 7 माइनस 10 माइनस 3 का स्क्वायर 9। पेपर में टाइम नहीं इतना लिखने का। फिर ये कितना आएगा? √34। तो एल और बी के बीच में डिस्टेंस आया, वो कितना आया? √34। और एंड में आप लगाएंगे यूनिट्स, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने यूनिट नहीं लगाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपको इसके अंदर पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए करते हैं बी पार्ट का आगाज आपके साथ, आपके पास। तो हमने एक पार्ट का आंसर तो दिया भाई, कर कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं बी पार्ट को स्टार्ट। देखो, बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? बी पार्ट को देखते हैं ध्यान से। क्या बोला हुआ है? के कोटा इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट एल एंड बी इंटू 3:2 रेशो। ठीक है, कि एल और बी को कंबाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। तो इसको कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा होगा? कोई ना कोई पॉइंट होगा जो किस रेशो में काट रहा होगा? 3:2 रेशो में काट रहा होगा। तो ये पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर, वो के, क्योंकि वो पॉइंट किस में होगा? कोटा, राजस्थान। ठीक है, तो वहां पर वो पॉइंट होगा। तो और रेशो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें वो लाइन पूरी एग्जैक्टली बनानी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्या दे रखा है? बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,7। ये पॉइंट क्या है? एल, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5,10। वो आपको कोई ना कोई पॉइंट जो है, वो कोई ना कोई पॉइंट के बीच में आएगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, बट वी नो द रेशियो 3:2। अब हमें बताया कि सर डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला की वैल्यू तो का फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। तो लिखने का तरीका कैसे होता है? याद करेंगे, m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2। वही सेम तरीका लगाएंगे y के लिए भी। m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2। अगर ऐसे करेंगे तो फायदा रहेगा। m1 में क्या आएगा? x2। m2 में क्या आएगा? x1। तो यहाँ पर x2, ये x1, यहाँ पर y2, यहाँ पर y1। तो हमने यहाँ पे वैल्यू चिपका दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे इसका आंसर अब पता चलेगा हमें। तो देखो भाई, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या था? 3:2। तो 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2। फिर दोबारा क्या करेंगे? 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2।
अब जो है वो कोऑर्डिनेट पुट करना स्टार्ट करने मुझे इसके अंदर कि क्या कोऑर्डिनेट पुट करेंगे हम। अब हमें पता है कि m1 है तो x2 पुट होगा, x2 कितना है 5, यहाँ पर कितना होगा फिर नेक्स्ट, यहाँ पर कितना आएगा फिर 0, फिर नेक्स्ट वाले में कितना आएगा m1 है तो y2 कितना है 10, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 7। देखो भाई क्या क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 15/5, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 44/5। तो फाइनल आंसर 3,44/5 एंड बिंगो, हमने ये निकाल लिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो जो आंसर आएगा वो आंसर आके छोड़ देना वहीं की वहीं। देखिए सी पार्ट क्या बोल रहा है, कौन से टाइप का ट्रायंगल बनेगा एल एन और पी की हेल्प से। ठीक है, तो एल के कोऑर्डिनेट लिखिए, लिख दिए, फिर एन के कोऑर्डिनेट लिखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर से कितने हैं 6 और नीचे से दूर से दिखाई दे रहा है वो कितना है 2 है, तो 2,6 हो गया। फिर क्या बचेगा पी पॉइंट, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितने दिखाई दे रहे हैं 8,6। तो आपने तीनों पॉइंट लिख दिए। ठीक है, फिर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो बारी बारी डिस्टेंस निकालिए सारे। एल एन कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे 2 - 5 होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही 6 - 10 होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा लिख देते हैं कि 2 - 5 कितना होगा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 6 - 10 -4 का स्क्वायर 16, यहाँ से आंसर कितना आएगा √25। फाइनल आंसर कितना 5 और एंड में लगाना है आपको यूनिट्स, क्योंकि पेपर कैसा है सब्जेक्टिव, तो एग्जामिनर चेक करेगा भाई, तो इसके लिए सब कुछ निकालना पड़ेगा। ऐसे ही एनपी कैलकुलेट करिए, बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेंगे, तो क्या आएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर से कितना आएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहीं से एक बात समझ में आ रही है कि सर ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर 0 और ये √36 और फाइनल आंसर कितना 6 यूनिट्स। दूर से समझ में आ गया, इक्विलेटरल तो बनने से रहा। आगे बढ़ लो, एलपी निकाल लो लास्ट, एलपी निकलते आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो 8 - 5 का होल स्क्वायर लास्ट 6 - 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर विच इज 16, दूर से दिखाई दे रहा है √25 एंड वी विल लैंडेड अप विद कैसा ट्रायंगल, दो साइड है इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल LNP इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपने सी का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया, तो चलिए देखते हैं सी का सेकंड पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, और वाला पार्ट। अब ये ऑब्वियसली अगर इतनी मेहनत लगवाई एग्जामिनर ने, ठीक है, तो भाई 2 नंबर ही सी के पाएंगे और किसके पाएंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिमेनिंग और पार्ट। और पार्ट कैसे होगा भाई, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस एल और पी से क्या हो सेम हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि कोई क्यू पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे होगा, उसका डिस्टेंस किससे एल पॉइंट से, उसी का डिस्टेंस किससे पी पॉइंट से, और दोनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल। तो उसको लिखने के लिए क्या करा सर पी, उसको लिखने हमने क्या करा, लेट मान लिया हमने क्यू कोई पॉइंट है किस पे है वाई एक्सिस पे, अगर वाई पे है तो एक्स की वैल्यू 0, अगर एक्स एक्सिस पे होता तो वाई की वैल्यू 0 होती। ठीक है, बी एनी पॉइंट किस पे वाई एक्सिस पे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं क्यू एल की वैल्यू क्यू पी के बराबर। क्यू एल अब कैसे निकालेंगे सर, एल की वैल्यू में पता होनी चाहिए, एल का कोऑर्डिनेट कितना था हमने लिखा था थोड़ी देर पहले 5,10, पी का कोऑर्डिनेट कितना था 8,6, तो लगा दे भाई अब जल्दी जल्दी अब तो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो क्या आएगा भाई हमारा 5, ये पॉइंट कौन सा था 0,y, तो लगेंगे 5 - 0 का होल स्क्वायर और फिर 10 - y का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लगा जल्दी जल्दी स्पीड में भाई, क्योंकि 8 - 0 का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करो इसके, ये सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्या होगा, रूट वाला हिस्सा कट ही गयो। कटने के बाद हम क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना देगा 25, 10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा -20y, उधर से वैल्यू कितनी आएगी 64, उधर से वैल्यू कितनी आएगी 36, इधर से आंसर कितना आएगा y स्क्वायर, उधर से आंसर कितना आएगा -12y, यानी कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, कोई ज्यादा बड़ी पंचायत नहीं करी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट ही गए। अब क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो क्या होगा भाई इधर -20y है प्लस 12y इधर उठ के आ जाएगा, यानी कि ये y उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, अगर इधर 64 है इधर 36 है, तो उधर से
25 और 100 यानी कि 125 उधर जाके क्या कर दो माइनस। ठीक है, तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8y, और उधर से आंसर कितना आएगा भाई, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा -25। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास कितना आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है -25 बाय -8, y की वैल्यू 25/8। एंड फाइनली फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर विल बी, पॉइंट जो होगा वो 0, कितना होगा, y की वैल्यू कितनी है 25/8 है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने पाया हमने एक केस स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। चलिए आगाज करते हैं अगली केस स्टडी का आपके सामने, जो कि ये रही। एक और डिलीशियस केस स्टडी आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखेंगे केस स्टडी को, क्या बोला हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हुए देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो केस स्टडी दे रखी है, उस केस स्टडी में क्या बोल रखा है कि डायग्राम शोज द प्लान्स फॉर ए सन रूम। ठीक है, प्लान मैंने दिखा रखा है ताकि सन से जो जितने भी रेज हैं प्रॉपर्ली इस रूम के अंदर आ पाए। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली हमें क्या करना है। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, तो अगर हम केस स्टडी स्टार्ट करें उसमें ए पार्ट की तरफ फोकस करें, तो ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ए पार्ट को देखते हैं भाई। ए पार्ट को थोड़ा दिमाग लगा के करें तो देखो क्या बोला हुआ है, ए पार्ट में बोला हुआ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। तो आपको जे और आई जो पॉइंट दे रखा है उसका मिड पॉइंट निकालना है। सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। उड़ा दे भाई, अब तो कुछ बचा ही ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, x1 y1, ये पॉइंट कौन सा, x2 y2। तो यहां से कितना आएगा निकालो। ठीक है, तो 6 + 9/2, यहाँ पर कितना आएगा 17 + 16/2। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना 15/2, यहाँ पर से कितना आएगा 33/2। पॉइंट में निकालने की आवश्यकता ना है, क्योंकि उसके नंबर भी कोई एग्जामिनर आपको स्पेशली नहीं देने वाला। कोई बच्चा फ्रैक्शन में छोड़ के आएगा उसने भी इतने नंबर, और आप जितना करके आएंगे उसको भी इतने नंबर, क्योंकि स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में बोला हुआ है डिस्टेंस निकालना है पी पॉइंट का, कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम, ठीक है, और फिगर को एनालाइज करें ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ना आप अगर फिगर को जूम इन कर लें तो बहुत फायदा रहेगा। सही होना है सॉल्व। देखो हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है किससे, वाई एक्सिस से। तो अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो अगर दिमाग लगाया जाए तो कितना डिस्टेंस है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप भी। देखो डिस्टेंस ऐसे नाप लो, 1 2 3 4, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। अदरवाइज अगर आपने कोई और फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश करी तो पेपर में आप मात खा जाएंगे, यहीं की यहीं 4 यूनिट्स बता के, ठीक है, नंबर चुरा लीजिए एग्जामिनर से, ना तो पेपर में धप्पा हो लेगा आपका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने डिस्टेंस कितना निकाला, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खास बात तो यही है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे स्पेशलिटी यही है कि ये आपको मौका देती है डायग्राम को देख के आंसर बताने का। ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम ग्राफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियरली हम कितना लिख सकते हैं, 4 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो ये तो सर बड़ी अच्छी बात रही। इसी तरीके से आगे क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बताना है ए और एस के बीच का। अब सोचो अगर ए और एस के बीच का डिस्टेंस अगर आप पागलों की तरह कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस लगा के करने लग गए, फिर तो होली आपसे। ठीक है, तो पेपर में इसको भी किससे करना है आपको, इसको भी अगर आप ग्राफ से करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सिमिलर तरीके से फ्रॉम ग्राफ लिख के, ठीक है, सारी जो भी लाइन लिखनी होगी वो लिख देंगे। ठीक है, फाइनल आंसर देखते हैं क्या आएगा। चलिए एक बार और जूम इन करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या क्या बन सकता है पॉसिबली। चलो यहां से गिनते हैं कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। तो कितने डब्बे हैं, 16 डब्बे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ग्राफ से क्या देखा, अब उसकी वैल्यू में क्या लिख देते हैं, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 16 यूनिट्स आ गया। तो हमने लिख तो हम लेंगे यहाँ पर से,
आइडिया और लॉजिक से जानने जरूरी होते हैं पेपर में, क्योंकि मैथ्स का सारा खेल ही किसका होता है, आइडिया और लॉजिक का होता है। तो देखो यहाँ इस वाले पार्ट में, क्योंकि एक तो 1 नंबर का था, ठीक है, और आप उसके अंदर इतनी लंबी तामझाम कर दें, फिर तो हो लिया पे पेपर सॉल्व। ठीक है, अगर आप इतना करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन देख के आपने नहीं कराया इतना, ठीक है, तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे। अदरवाइज तो फिर आप पेपर में ज्यादा टाइम अगर लगा देंगे उस चीज के ऊपर, तो आपको 4 नंबर से फालतू कोई देने से रहा। ठीक है, तो ज्यादा बुद्धि लगाइए मत। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट के अंदर अब जो बच्चा चालाक होगा ना, वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को उड़ा ले जाएगा। देखो अगर कोई बच्चा देखे कि सर सी पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं तो ये बोल रहा हूं भाई कि आपको सी पार्ट डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ए कोऑर्डिनेट खुद निकालना पड़ेगा ग्राफ की हेल्प से, बी कोऑर्डिनेट खुद निकालना पड़ेगा, और फिर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर लूं, सब कुछ दे रखा है इससे पहले से ही। इसमें क्या दे रखा है, इस पॉइंट को अगर मैं क्या मान लूं, पी, तो उस पी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या बोला है पी पॉइंट के बारे में? पी का डिस्टेंस किससे? क्यू पॉइंट से, जो कि 9,8 है। ठीक है, पी का डिस्टेंस किससे? एस पॉइंट से, जो कि 17,8 है। दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो सर इसमें कुछ बचा ही ना, तो इसमें क्या करें, डायरेक्टली हम बोल देंगे पी क्यू की वैल्यू पी एस के बराबर। बिल्कुल सेम तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले स्टेप पे ही कर देते हैं, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाए, और हम तो लास्ट स्टेप पे डायरेक्टली आंसर उड़ाना स्टार्ट करेंगे फिर तो। ठीक है, अब नहीं बचा, अब अंदर इधर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दो। क्या बोलेंगे? 9 माइनस, अब देखो, अब अंदर इधर का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। क्या लिखेंगे इधर से? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जिस बच्चे ने भी इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करा, उसकी तो चांदी है पेपर में भाई, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है, किसका? 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उससे जैसा सेम सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जिस बच्चे ने वो कर रखी होगी, ठीक है, तो उसके लिए तो मौज ही मौज। चलिए अब आगे करते हैं। तो देखो विद्यार्थी, तो देखो ध्यान से, डायरेक्टली आपको कुछ एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये वाला पार्ट इससे उड़ गए हो, तो क्या करेंगे भाई, पर कितना आंसर आएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 9 का स्क्वायर 81, इधर से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, इधर से कितना आएगा? 18x, उधर से कितना आएगा? 289, आना कितना है? एक्स स्क्वायर, आगे कितना रहेगा? 34x। तो आपको पता है अब यहाँ पे से क्या कटेगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा अब? तो अब ध्यान से देखते हैं, ये 34 उठ के आ जाएगा इधर। तो अब कितना आंसर लिखेंगे अब इसके अंदर? 34x माइनस 8 10x इक्वल टू 289 माइनस 81। यहाँ से कितना आएगा? 16x, वहां से कितना आएगा? 208। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको क्या मिलता दिखाई देगा यहाँ पर? x की वैल्यू 208 बाय 16। ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो x की वैल्यू कितनी आई? 13, और निकालना भी x ही था। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया भाई? 13 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो अब अगर कोई बच्चा सी पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहेगा, तो वो a और b कोऑर्डिनेट को क्या करेगा? तो अब अगर कोई बच्चा इसके और पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहेगा, ठीक है, तो उसे a कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, b कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और फिर 1:3 रेशियो आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप लोगों ने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रखी है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि ऑप्शन सी का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसका आंसर सिंप्लीफाई करके कमेंट में डालें। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। अब जब कमेंट आ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के, ठीक है, तब इसका आंसर भी पिन करूंगा मैं आंसर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। पेरेंट्स केस स्टडी के अंदर केस स्टडी 3 जो है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट दिया है Q, एक पॉइंट दिया है R, एक पॉइंट दिया है S। ये इनडायरेक्टली एक घर की जो इमेज है, उस इमेज के बारे में, उसके कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम मानी जाएगी, ये एक्स एक्सिस मानी जाएगी, ये वाई एक्सिस मानी जाएगी, बिल्कुल सारी चीजें सेम सेम चलनी है। ठीक है, तो इसका मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द पार्ट ABC। देखो भाई, अगर ए पार्ट को सिंप्लीफाई करूं मैं, ए पार्ट में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट P एंड S ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। देखो भाई,
क्लियरली आप ग्राफ से क्लियरली फ्रॉम ग्राफ की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो पी पॉइंट आएगा ना, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिखाई दे रहे हैं, एक्स की तरफ में कितना चला, 3 चला, फिर वाई की तरफ मुझे कितना चलना पड़ेगा भाई यार, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आंसर आया, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आया, 3,6। आगे देखते हैं, ये हमने जो पी पॉइंट निकालना था वो निकाल लिया, सिमिलर तरीके से एस पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे वो दूर से देख के बता सकते हैं, 3,2। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट का आंसर निपटी गयो। बी पार्ट में चलते हैं भाई। बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एंड क्यू, यानी कि आर और क्यू पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ये भी बड़ा आसानी से, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे भाई, 10,2, और जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देख पा रहे हैं, 10,6। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सारे कोऑर्डिनेट निकालते अब आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। भाई सी पार्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि इस न्यू पार्ट के अंदर कैसे सिंप्लीफाई करना है हमने। ये सी पार्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने फ्लिप कर दिए, क्वेश्चन चेंज कर दिए। देखते हैं किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, थोड़ा नया क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड क्यूएस एंड पीआर। थोड़ा ध्यान से अगर मैं बोलूं कि अगर एक फिगर बनाई जाए किसकी, एक एक किसकी, रेक्टेंगल की, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बन गया भाई। रेक्टेंगल क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक, पी क्यू आर से कोऑर्डिनेट हमें पता ही है पहले से ही। ठीक है, पी के कितने हैं 3,6, क्यू के कितने हैं 10,6, यहाँ पर वैल्यू कितनी है आर की 10,2, एस की वैल्यू कितनी है 3,2। भाई हमने वैल्यू लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड क्यू एस एंड पी आर, यानी क्यू एस और पी आर वाली जो लाइन है वो लाइन बनाइए पहले एक बार। क्यू एस वाली लाइन को अगर आप बनाएंगे तो वैसे जाएगी, पी आर वाली लाइन को बनाएंगे तो वो लाइन जाएगी कैसे, ऐसे। तो उन दोनों लाइनों को, क्यू एस और पी आर को, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो उसको 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएं। तो ये जो लॉजिक है ये कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी में जाके फिट बैठेगा कि जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, ओ वाला पॉइंट, सर ये क्या करता है, सिंस हम लॉजिक देखें, लॉजिक क्या लगाएंगे, जो एनसीईआरटी लॉजिक को पकड़ना है हमें। देखो सिंस हम क्या बोलेंगे, पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम होगा ही, और ये पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ही। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट होगा जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। इधर से भी क्या होता है, इक्वल। तो रेशियो कितना हुआ 1:2, तो रेशियो कितना हुआ 1:1 हुआ। तो इसका मतलब सर अगर ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक है, तो वी आर डन। और सर ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना तो नॉट अ बिग टास्क, बस आपको ये लॉजिक ऊपर से नीचे जो कनेक्टिविटी थी ना ये बनानी है बस खाली क्वेश्चन के अंदर। तो अब मेन काम क्या है हमारा, पॉइंट ओ निकालना। अब एक बच्चा बोल रहा है सर पॉइंट ओ को मैं क्या दोनों से निकालूं, मैं क्यूएस से भी निकालूं और मैं पीआर से भी निकालूं। तो भाई तू किसी से भी निकाल ले, एक से निकाल ले, वही आंसर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एस पॉइंट और क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितना है, ये इतना, इसका कितना है इतना, तो इनका क्या निकाल लो, मिड पॉइंट, यानी कि जो ओ पॉइंट आएगा क्या आएगा, वो मिड पॉइंट होगा। तो वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है भाई, ये एस क्यू का मिड पॉइंट है। तो कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, चलिए शुरू करते हैं। 3 + 10/2, 2 + 6/2, this will turns out to be 13/2, this will turns out to be 8/2 which is 4। तो भाई ये क्वेश्चन न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन था, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले दिमाग में आया था। तो जो जैसे ही आया वैसे आपके दिमाग आप वैसे ही आपके लिए डाल दिया गया नया क्वेश्चन के अंदर। चलिए करते हैं नेक्स्ट, इसके और पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसका और पार्ट भी बड़ा मस्त है बिल्कुल, ये भी नया नया बनाया बिल्कुल अभी। ठीक है, ये केस स्टडी थोड़ी मॉडरेट करी है मैंने। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट क्यू ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा। ठीक है, पर एक बार ध्यान से देखिए, पी क्यू आर ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा इस फिगर के अंदर, ये रहा। इस पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ना एक मीडियन होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम पिक्चर उठाइए और यहां चिपका लीजिए, आपका दिमाग अपने आप चमक जाएगा। बिल्कुल सेम फिगर यहां से उठाइए और यहां लगा लीजिए।
तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये Q पॉइंट हुआ 10,6, ये पॉइंट कौन सा हुआ P 3,6, ये पॉइंट कौन सा कितना हुआ R, ये 10,2। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, Q पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करनी है, तो सिंपल सी बात, मीडियन क्या होती है भाई, एक लाइन सेगमेंट होगी जो यहाँ से आएगी, सेंटर पे काटेगी, जो ये पॉइंट होगा D मान लेते हैं इसे, ये क्या करता है, इसको बेस को इक्वली डिवाइड करता है। तो इक्वल डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें D पता करना पड़ेगा, मिड पॉइंट D। ये D क्या आएगा, तो D क्या होता है, मिड पॉइंट होगा, और ये मिड पॉइंट किसका होगा, PR का। अगर ये मिड पॉइंट इसका PR का होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 + 10/2, 6 + 2/2। ये पॉइंट कितना आया भाई हमारा, ये आया 13/2, और ये पॉइंट कितना आया 4, जैसे पिछला भी निकाला थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब Q पॉइंट और D पॉइंट का भी हमें मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम मिड पॉइंट निकालें, अब किसका निकालें मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट निकालें QD वाली लाइन का, तो कैसे निकालेंगे भाई वो, एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे चल रहे हैं बिल्कुल। आखिरी कहानी मेरी जुबानी आपके लिए ये रही, ध्यान से देखिए। अब 13/2 + 10/2, 6 + 4/2। तो आप यहां पर इसका फाइनल आंसर आता दिखाई दे रहा है क्या, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट तो बड़ा आसान है निकालना, 10/2, ये कितना हुआ 5, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 2 जाएगा ऊपर, कितना हुआ 20, 20 जब इसमें जुड़ेगा कितना जाएगा 33, और डिवाइड में 2 2 जा 4। तो ये आंसर आ गया जी आपके सामने। और ये वाली जो क्वेश्चन है, जो अभी जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन आपने देखा है और पार्ट में, ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपने एक केस स्टडी के अंदर 2 बढ़िया बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, जिसमें कॉइलिंग है, थोड़े से दिमाग लगने की कॉइलिंग है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस और पढ़ते रहिए, और पेपर बिल्कुल धाकड़ दे के आना भाई सारे। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।